साथियों, उत्तर प्रदेश के मेरठ में आपने सौरभ हत्याकांड के बारे में जरूर सुना होगा, जिसमें उसकी पत्नी ने अपने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर एक ड्रम में कई टुकड़ों में लाशों को कर सीमेंट से पैक कर दिया था। अब जिसने भी इस घटना को सुना वो सभी हैरान थे। सभी पुरुष वर्ग लगभग सोचने पे मजबूर हैं कि आखिर भरोसा करे तो किस पर करे। आजकल लड़कियों को, महिलाओं को, पुरुषों को भी क्या हो चला है। ऐसी ऐसी दर्दनाक हत्याएं, दर्दनाक वारदात देखने सुनने को मिल रही है, जिससे लोगों का भरोसा ही उठ गया है। साथियों, कुछ ऐसी ही कहानी एक योगा टीचर अपने पत्नी को मायके में छोड़ता है और फिर एक कमरा लेता है और वहां मकान मालकिन के साथ रह रहा था। लेकिन कुछ ही दिनों बाद उसकी जो लाश है वह एक 7 फुट गड्ढे से बरामद होती है। मुंह पर टेप लगे हुए थे और जब उसके कत्ल की हकीकत सामने आती है तो फिर लोग हैरान थे। लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि कभी किसी को ड्रम में दफना दिया जा रहा है, पैक कर दिया जा रहा है, तो कभी किसी को 7 फुट गहरे गड्ढे में दफन कर दिया जा रहा है। आखिर हमारे समाज में ये सब क्या चल रहा है? बड़ी हैरान कर देने वाली साथियों आज की कहानी है। तो सबसे पहले आप सभी साथियों को नमस्कार, प्रणाम। मैं आपका अपना विशु राय हाजिर हूं एक काफी खौफनाक कहानी के साथ। दरअसल साथियों, मैं बात कर रहा हूं हरियाणा के रोहतक की। हरियाणा के रोहतक में एक कॉलोनी लगती है, शिवाजी कॉलोनी। शिवाजी कॉलोनी में एक शिवाजी कॉलोनी नाम से ही थाना भी है। उस थाने में एक महिला तकरीबन 5 जनवरी के आसपास पहुंचती है और जाकर शिकायत दर्ज कराती है। कहती है, साहब मेरे पति योगा टीचर हैं और यहीं पास के ही बाबा मस्तनाथ यूनिवर्सिटी में योगा टीचर हैं और वह कई दिनों से उनसे बात नहीं हो पा रही है, उनका कुछ पता नहीं है। 24 दिसंबर साल 2024 से वो लापता हैं और अभी तक उनका कुछ पता नहीं है। ना तो यूनिवर्सिटी में वो पढ़ाने के लिए जा रहे हैं और ना ही फ़ोन पर बातें हो रही है। आखिर उनके साथ ऐसा क्या हुआ है, वो कहाँ है, कुछ पता नहीं चल रहा है। इधर साथियों, पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगालती है, उनका नंबर सर्विलांस पर डालती है, तमाम तरह की जांच पड़ताल करती है। पुलिस की जांच पड़ताल करने में लगभग 3 महीने का समय गुजर जाता है। 24 दिसंबर से योगा टीचर गायब थे और फिर 3 महीने बाद एक फ़ोन आता है पुलिस के पास। और पुलिस जब उस फ़ोन के आधार पर उस जगह पर पहुंचती है तो उस योगा टीचर की लाश बरामद होती है। देखने से साफ पता चल रहा था उसे जिंदा ही दफना दिया गया था। अब आगे ऐसा क्यों हुआ, किस लिए उसे जिंदा दफनाया गया था? पुलिस जांच पड़ताल करना शुरू कर देती है, फिर अपराधियों तक पहुंचती है। 2 अपराधी पकड़े जाते हैं और जब अपराधियों को पकड़ा जाता है तो एक ऐसी घटना, ऐसी कहानी के बारे में बताते हैं जिसको सुनकर सभी लोग हैरान थे। दरअसल साथियों, हरियाणा के रोहतक का ही रहने वाला जगदीप पेशे से एक योगा टीचर जो यूनिवर्सिटी में योग सिखाते थे छात्रों को, छात्राओं को। उनकी शादी आज से कई साल पहले हो चुकी थी एक बहुत ही खूबसूरत लड़की के साथ, काफ़ी सुंदर लड़की के साथ। उसके साथ उनका जीवन काफ़ी अच्छा चल रहा था। इसी बीच योगा टीचर की नौकरी लग जाती है और वह यूनिवर्सिटी में योगा टीचर के पद पर अब बच्चों को, छात्राओं को योग सिखाने लगते हैं। इधर सब कुछ अच्छा चल रहा था। धीरे धीरे उनके 2 बच्चे भी हो जाते हैं। बच्चे बड़े हो जाते हैं, एक बेटी 12 साल की और एक जो बेटा रहता है वो लगभग 4 से 5 साल का। अब इधर वो रोहतक के ही शिवाजी कॉलोनी में एक किराए का मकान लेते हैं। उसी किराए के मकान पर रहने लगते हैं। अब इधर घर काफ़ी दूर था, अब आना जाना रोज हो नहीं पा रहा था, तो कभी कभी वो घर जाते थे। अब इधर किसी बात को लेकर पत्नी से विवाद होने लगता है। अब जगदीप और उनकी पत्नी के बीच विवाद इतना बढ़ जाता है कि अब दोनों के बीच दूरियां बढ़ने लगती हैं, बोलचाल तक बंद हो जाती हैं। योगा टीचर जगदीप की जो पत्नी रहती है वो अपने बच्चों को लेकर अपने माता पिता के पास रहने लगती है, मायके रहने लगती है। इधर जगदीप अपनी ज़िंदगी से काफ़ी निराश हो जाते हैं।
उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो करे तो क्या करें। नौकरी थी, करनी ही पड़ेगी। अब वह किराए के मकान में रहने लगते हैं और फिर अपनी नौकरी यानी कि योगा टीचर की जो नौकरी थी उसे करने लगते हैं। आए दिन कॉलेज जाते थे, अपना यूनिवर्सिटी में बच्चों को योग के बारे में बताते थे, शिक्षा भी देते थे और फिर शाम होते ही घर चले आते थे। धीरे धीरे कई महीने गुजर जाते हैं। अब इधर एक दिन वो देखते हैं कि एक उनकी जो जगदीप का जो मकान मालिक है उसकी एक बहुत ही खूबसूरत बीवी भी है जिसका नाम दीपा रहता है। जब वो दीपा को देखते हैं तो वह दीपा के बारे में अब आए दिन सोचने लगते हैं। उनके दिमाग में दीपा का ख्यालात चलने लगता है। दरअसल बीवी से दूरियां बढ़ जाती हैं और फिर उन्हें जब दीपा दिखाई देती है तो उन्हें लगता है कि क्यों ना दीपा से दोस्ती की जाए। और दीपा भी हंसमुख महिला धीरे धीरे कभी कपड़ा फैलाने के बहाने, कभी किसी न किसी बहाने, अब जब जगदीप योग वगैरह करता रहता था छत के ऊपर तो दीपा भी जाती थी, दीपा भी देखती थी और धीरे धीरे अब दोनों के बीच बातचीत शुरू हो जाती है। जगदीप और दीपा की बातचीत का स्तर इतना बढ़ जाता है कि दोनों की काफ़ी गहरी दोस्ती हो जाती है। अब दोनों दोस्त की तरह एक दूसरे से बातचीत करते थे। जब भी दीपा को समय मिलता था वो जगदीप के कमरे में जाती थी और जगदीप से बातचीत करती थी। अब इधर फोन नंबर भी आदान प्रदान हो जाता है। धीरे धीरे दोनों की बातें भी होने लगती है और समय बीतता जाता है। इधर जगदीप अपने बच्चों के बारे में भी सोचता था लेकिन पति से बात करने की कोशिश नहीं करता था। कभी कभार फोन पे बातें करता था लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा समय अब दीपा के साथ व्यतीत करने लगता है। इधर दीपा की खूबसूरती पर वह इतना फिदा हो जाता है कि दीपा अब जब भी उसका पति बाहर रहता था तो अब उसे अपने कमरे में बुलाने लगती थी और फिर अतरंग खेल खेलने लगती थी। इधर जगदीप जैसे ही उसका समय कॉलेज का खत्म होता था, योग कराने के बाद, शिक्षा देने के बाद जगदीप अपने कमरे पर तुरंत जाता था। कभी कुछ खाने के सामान ले जाता था तो कभी मिठाइयाँ ले जाता था। इधर दीपा और दोनों बैठकर खाते थे और फिर एक दूसरे से बातचीत करते थे। अब दोनों के बीच धीरे धीरे प्रेम संबंध गहरा होता जाता है। दोनों एक दूसरे को बेहद चाहने लगते हैं, बेहद पसंद करने लगते हैं। अब जब भी पति सो जाता था तो कभी कभी उसकी पत्नी दीपा जगदीप के कमरे में किसी न किसी बहाने चली जाती थी और जगदीप की जिंदगी भी अब अच्छी कटने लगी थी। उसे पत्नी के ना होने का कोई गम नहीं था। पत्नी भले ही मायके में थी लेकिन पत्नी का जो शौक था, जो उसकी ख्वाहिशें थी, सब कुछ पूरा हो रहा था। जगदीप की जिंदगी अच्छे से कट रही थी, जिंदगी अच्छे से चल रही थी। जगदीप भी खुश था और दीपा भी खुश थी, सब कुछ अच्छा था। लेकिन जो उसका पति था, एक दिन कहीं से उसे शक हो जाता है कि उसकी पत्नी बार बार किसी न किसी बहाने से रात को, और जब वो बाहर रहता है तो आखिर किराएदार के कमरे में क्या करने के लिए जाती है। एक दिन उसका पति उसे पकड़ लेता है, कमरे में ही पीछा करता है और पकड़ लेता है। तो वो कहती है कि वह योग सीखने के लिए आई थी, बातें कर रही थी, इधर से जा रही थी, तो बातचीत करती है और कोई बात नहीं है। उसका पति फिर उसे कमरे में ले जाता है, अपनी पत्नी को समझाता है। इधर जगदीप को इसके बारे में बिल्कुल जानकारी नहीं थी कि उसके साथ क्या होने वाला है। इस अतरंग खेल खेलने का और मकान मालकिन के साथ प्रेम संबंधों का क्या हश्र होने वाला है। समय गुजरता रहता है। दोनों की मोहब्बत चरम सीमा पार कर चुकी थी। दोनों एक दूसरे में बिल्कुल डूबे हुए थे। इधर 24 दिसंबर को जगदीप अपने कॉलेज से निकलता है और फिर कमरे पर जाने के लिए निकलता है, लेकिन बीच से ही वो गायब हो जाता है। उसका कुछ पता नहीं चलता है। धीरे धीरे समय बीत जाता है। 4 से 5 जनवरी आ जाती है। अब पत्नी और उसके घर वालों को लगता है कि आखिर 10-15 दिन हो गया, कुछ खबर नहीं है, ऐसा क्या हो गया है, इतनी क्यों नाराज़गी है, कहीं कोई बात तो नहीं है, तबीयत वगैरह तो नहीं खराब है, आखिर क्या चल रहा होगा जगदीप के मन में कि फ़ोन भी नहीं किया, बातचीत भी नहीं हो रही है। अब घर वाले और बीवी कमरे पर जाते हैं तो पता चलता है जगदीप तो कमरे पर कई दिनों से नहीं आया है, उसका कुछ पता नहीं है। अब पत्नी और कुछ रिश्तेदार
यूनिवर्सिटी जाते हैं, पता करते हैं तो पता चलता है जगदीप तो 24 दिसंबर के बाद आया ही नहीं। उसका कुछ पता ही नहीं है, फ़ोन भी बंद है। अब इधर पत्नी काफ़ी परेशान हो जाती है। उसके दोस्तों के पास, रिश्तेदारों के पास, परिवार वाले जाकर खोजते रहे, लेकिन जगदीप के बारे में कहीं कुछ पता नहीं चला। हर जगह पत्नी प्रयास करती है, परिवार प्रयास करता है, लेकिन जगदीप का कहीं अता पता नहीं था। अब इधर पत्नी पुलिस के पास पहुंचती है और जाकर शिकायत दर्ज कराती है कि साहब, मेरे पति योगा टीचर हैं, नाम जगदीप है और यही यूनिवर्सिटी में ही वो पढ़ाते हैं, लेकिन कई दिनों से वो गायब है, उनका कुछ पता नहीं है। मैं चाहती हूँ कि आप जल्द से जल्द पता करके बताएं। इधर पुलिस मामले को हल्के में नहीं लेती है, जांच पड़ताल शुरू करती है, कॉल डिटेल्स वगैरह निकालती है, कॉल ट्रेस वगैरह करती है, लेकिन कहीं से कुछ पता नहीं चल रहा था कि आखिर उसकी दुश्मनी किससे थी, वो कहाँ चला गया। धीरे धीरे 15 दिन बीत जाते हैं, 20 दिन बीत जाते हैं। परिवार बार बार पुलिस के पास जाता था कि आखिर इस केस में क्या हुआ, उनका कुछ पता नहीं है, वो कहाँ चले गए। यूनिवर्सिटी में तरह तरह की चर्चाएं चल रही थी, मोहल्ले में भी तरह तरह की चर्चाएं चल रही थी, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं था। कॉलेज में जो छवि थी वो काफ़ी ईमानदार और सभ्य व्यक्ति की थी। जगदीप के बारे में कोई कभी बुरा नहीं सोचता था और न बुरा कहता था। अब एक बेहतर योगा टीचर आखिर अचानक कहाँ गायब हो गए, कुछ पता नहीं चल रहा था। पुलिस को धीरे धीरे 2 महीने हो जाते हैं, लेकिन कहीं से कोई खबर नहीं मिलती है। पुलिस भी काफ़ी परेशान थी कि अचानक से जगदीप को आसमान खा गया या फिर धरती निकल गई। जगदीप चला कहाँ गया। न उसकी किसी से दुश्मनी थी, न बहुत ज़्यादा गहरी दोस्ती थी। मकान मालिक से भी पूछताछ होती है, सबसे पूछताछ होती है, लेकिन कहीं कुछ पता नहीं चल रहा था। पुलिस सीसीटीवी फुटेज भी खंगालती है, लेकिन कहीं जगदीप का पता नहीं चल रहा था। तभी 3 महीने गुजर जाते हैं और फिर पुलिस को एक फोन आता है 24 मार्च को, और फोन जो आता है वह एक जगह लगती है चरखी दादरी के एक 45 गांव के पास से, रोहतक से 60 से 62 किलोमीटर दूर से। वहां से फोन पुलिस को जाता है कि साहब, यहाँ कुछ दिनों पहले एक गड्ढा खोदा गया था, लेकिन गड्ढा पटा हुआ है, वहां कुछ कपड़े पड़े हुए हैं। जब पुलिस वहां पहुंचती है, गड्ढे को खुदवाती है, तो देखती है कि उसके अंदर एक व्यक्ति की बॉडी है, मुंह पर टेप लगा हुआ है, हाथ पैर बंधे हुए हैं, और जो उसके लाश की जो व्यवस्था थी, बिल्कुल देखने से ऐसा लग रहा था कि खड़ा करके ही उसे जिंदा ही उसमें दफन कर दिया गया था, जिस तरीके से उसे दफन किया गया था। अब पुलिस हैरान थी। पुलिस बॉडी को बाहर निकालती है तो अब मिट्टी में दफन होने से बॉडी थोड़ी बहुत छत बिछत हो चुकी थी। अब पुलिस उसकी जांच पड़ताल करती है। जांच पड़ताल करती है तो पता चलता है कि यह बॉडी तो जगदीप की है और वो उसी यूनिवर्सिटी का योगा टीचर है जो कई महीनों से लापता है। फिर वहां की पुलिस रोहतक पुलिस से वार्तालाप करती है, बातचीत करती है, और फिर रोहतक पुलिस वहां पहुंचती है और जगदीप की बॉडी को लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। इधर फॉरेंसिक टीम भी जाती है, जांच पड़ताल करती है, लेकिन कुछ पता नहीं चल रहा था। अब इधर पुलिस जो जगह लगती है चरखी दादरी, अब उसके आसपास के कैमरे की तलाश करती है। जब कैमरे की तलाशी लेती है, सीसीटीवी फुटेज की तलाश करती है, तो एक जगह 2 से 3 व्यक्ति दिखाई देते हैं जो जगदीप को लेकर जा रहे थे। अब इधर अंधेरे का समय था, जगदीप के हाथ पैर बंधे हुए थे, मुंह पर टेप लगा हुआ था। पुलिस को समझ में आ जाता है कि पक्का कुछ न कुछ इन्हीं लोगों ने किया है, और फिर पुलिस जब उन लोगों के चेहरे को देखती है तो सन्न रह जाती है। दरअसल वह जो चेहरा था वह बिल्कुल जाना पहचाना था। वह चेहरा अक्सर पुलिस के सामने आता था, लेकिन पुलिस उसे पहचान नहीं पा रही थी, क्योंकि पुलिस को कातिल के बारे में पता नहीं था। फिर पुलिस कॉल डिटेल्स निकालती है उस चेहरे के आधार पर। जब कॉल डिटेल्स निकालती है तो पता चलता है कि मकान मालकिन दीपा से जगदीप के नाजायज संबंध थे। उससे कई बार फोन पर बातें भी हुई थी, लेकिन दोनों एक अगल बगल रहते थे, इसलिए फोन पर बातें ज़्यादा नहीं करते थे, इसलिए पकड़ में नहीं आ रहा था। लेकिन 24 दिसंबर को उन तीनों व्यक्तियों ने एक दूसरे से फोन पर बातें भी की थी और लोकेशन भी सेम था। अब पुलिस उस
2 लोगों को गिरफ्तार करती है और उसमें कई ऐसे और भी रहते हैं जो फरार थे, जिनकी पहचान नहीं हो पाती है। पुलिस अब 3 लोगों को गिरफ्तार कर लेती है, 2 के बाद 3 लोग, और उसमें एक मकान मालिक हरदीप और फिर धर्मपाल और उसका एक साथी, तीनों को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। उनसे पूछताछ करती है तो दीपा का पति बताता है कि एक रात उसने पत्नी और जगदीप को आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया था। उसे समझ आ गया था कि सब कुछ खराब होने वाला है। उसकी पत्नी बुरी तरह से जगदीप के चंगुल में फंस चुकी है। वो अपनी पत्नी को समझा लेता है, लेकिन जगदीप समझने को तैयार नहीं था। इसलिए उसने ऐसा प्लान बनाया कि किसी को पता न चले। रोहतक के पास से ही उसे तीनों मिलकर उसका अपहरण करते हैं, धोखे से बुलाकर, और फिर गाड़ी में बैठा कर लेकर घूमने के लिए दादरी जाते हैं। चरखी दादरी लेकर जाते हैं और पैतावश गांव के पास कुछ लोगों को बुलाकर, कुछ बोरवेल खोदने वालों को बुलाकर कुछ दिन पहले ही, अपहरण से पहले ही 7 फुट गड्ढे खनवाते हैं और कहते हैं इसमें बोरवेल करवाना है। गड्ढे खनवाने के बाद दोनों पैसा देकर वहां से चले जाते हैं और फिर गड्ढे खनने वालों का भी पता नहीं था। 7 फुट गड्ढा खनवाने के बाद वो मना कर देते हैं और इधर गड्ढा का काम हो चुका था और लाकर टेप वगैरह मारकर हाथ पैर बांधकर जगदीप को जिंदा ही, जो मकान मालिक रहता है, अपने पत्नी के साथ नाजायज संबंधों का बदला लेने के लिए उसे जिंदा ही गड्ढे में डाल देता है और ऊपर से मिट्टी डाल देता है। और खेतों में किसी को पता भी नहीं चल रहा था कि मिट्टी क्यों खोदी गई है, क्या है। और 3 महीने बाद बोरवेल वाला जब जाता है, देखता है, और भी लोग जाते हैं तो देखते हैं वहां कपड़े पड़े हुए हैं। आखिर कपड़े किसके हो सकते हैं? काफी सुनसान जगह थी, काफी सन्नाटा था पैतावश गांव के पास क्षेत्र में। और पुलिस फिर बॉडी को निकालती है, जांच पड़ताल करती है तो सब कुछ साफ हो जाता है। लेकिन वहीं मकान मालिक के जो दोस्त हैं, उनके परिवार का कहना है कि धोखे से मेरे बेटों को बुलाया गया था, उनको इस बारे में जानकारी नहीं थी और उन्हें जबरदस्ती फंसाया जा रहा है। लेकिन साथियों कहते हैं कि गेहूं के साथ घुन भी पिसता है। आप गलत थे या नहीं थे, लेकिन आप साथ जरूर मौजूद थे, तो कहीं ना कहीं जेल तो आपको भी जाना पड़ेगा। तो साथियों ये थी पूरी कहानी। अब कभी कोई पति तो कभी कोई प्रेमी, तो कभी पत्नी तो कभी प्रेमिका, कभी अपने पिता को मरवा देती है तो कभी पत्नी अपने नए नवेले दूल्हे को मरवा देती है। तो साथियों ये है पूरी कहानी। जरूरत है सावधान रहने की, जागरूक रहने की, और इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य भी आपको जागरूक करना है, सावधान करना है, किसी को हैरान करना या परेशान करना नहीं है। साथियों मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक अपना प्यार दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सबक ले सकें, सीख ले सकें। नमस्कार, जय हिंद।